फेडरल देश के सभी दर्शकों का सुप्रभात और आज की सुबह जो है हम कहेंगे गुड मॉर्निंग नेचर की तरफ से की गई है। एक अर्थक्वेक आया दिल्ली और एनसीआर में जिसने जो लोग सुबह उठने के प्रक्रिया में होते हैं उनको और जल्दी उठा दिया। ये भूकंप आया सुबह 5:36 पे और दिल्ली में और एनसीआर में इस तरीके से महसूस हुआ जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप का झटका लगा हो। हालाँकि अगर टेक्निकलिटीज़ पे जाएँ तो इसका रिक्टर स्केल पे जो इसकी तीव्रता थी, वो 4 आँकी गई है, जो सुनने में तो लगता है कि बहुत तेज़ भूकंप नहीं था, लेकिन जितने भी दिल्ली एनसीआर के रहने वाले लोग हैं, वो आपको यही बताएँगे कि भई बहुत तेज़ भूकंप महसूस किया गया। उसकी वजह भी ये है क्योंकि भूकंप का केंद्र दिल्ली का धौलाकुआँ बताया गया है और इसकी जो डेप्थ है यानी जो गहराई है महज़ 5 किलोमीटर है। इसी वजह से ये जो भूकंप के झटके महसूस हुए, काफ़ी तेज़ महसूस हुए और लोग जो सुबह उठने की प्रक्रिया में थे, वो और जल्दी उठे और कई जगहों पे ऐसा भी हमें देखने को मिला कि लोग भूकंप के बाद घरों से बाहर निकल आए या फिर एक-दूसरे को फ़ोन करके हालचाल लिए कि सब ठीक है या नहीं है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हैं हमारे सहयोगी ललित राय, जो एक साइंस स्टूडेंट भी रहे हैं और इसीलिए आज हम उनसे कई टेक्निकलिटीज़ भी जानेंगे, इस भूकंप के पीछे की। ललित जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये बताएँ कि धन्यवाद। आज सुबह जब अर्थक्वेक आया, मैं तो अपने बताता हूँ, मैं सो ही रहा मतलब सोया हुआ था। अचानक से मुझे एक महसूस हुआ कि जैसे कोई बहुत तेज़ी से कोई बड़ा वाहन या फिर ड्रिल मशीन टाइप की कोई चीज़ चली हो और कुछ ही सेकंड वो चल के गुज़र गई हो और मेरे पीछे शोकेस था, तो उसके जो काँच था, वो भी खड़क गया। तो मुझे महसूस हुआ कि शायद ये भूकंप था। आप अपना पहले तो बताएँ सुबह का अनुभव आपका कैसा रहा? देखिए वही 5:30 5:40 का वक़्त था और मैं मतलब जगने की तैयारी में था क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यूज़रूम की जो एक्टिविटी होती है, हम लोग की खबरों को लिखने की प्रक्रिया है, वो 6 बजे से शुरू हो जाती है, लेकिन हम लोग जग जाते हैं आधा घंटा पहले ही और सहयोगी जग जाते हैं। और मेरे पास जब फ़ोन आया जो है, तो फिर हुआ कि क्या कुछ महसूस हुआ जो है, तो महसूस तो मुझको भी हुआ जो है कि कुछ खड़का है, कुछ गड़गड़ाहट की आवाज़ आई है, लेकिन वो कुछ ही 4-5 सेकंड तक रही सीमित। तो आभास तो हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। अब एग्ज़ैक्टली क्या हुआ है इसको लेकर के हम लोग भी सोच रहे थे कि कहीं से कोई पुख्ता जानकारी मिले, तो उसके बाद एजेंसी पे खबर आई कि दिल्ली में 4 इंटेंसिटी का रिक्टर स्केल पर जो 4 इंटेंसिटी है, उस भूकंप ने दस्तक दी है। उसके बाद पहला काम तो हमने ये किया जो है कि सबसे पहले द फेडरल देश के ज़रिए अपने पाठकों को खबर पहले पहुँचाएँ कि आज सुबह-सुबह जब आप लोग सो रहे थे या जगने की तैयारी में थे, तो क्या हुआ? और कहाँ हुआ, कौन-से इलाके प्रभावित रहे। अच्छी बात ये रही है कि अभी तक किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हमने पूरी 2 घंटे, 3 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें द फेडरल देश ने इस पे बहुत सारी खबरें की हैं। अब थोड़ी और जानकारी जब इकट्ठा हुई, गैदर हुई, तो फिर हम लोग लाइव पे जुड़े हुए हैं, जिस पे आपने ये सवाल पूछा। तो मैं यहाँ बताना ये चाहूँगा कि भूकंप जो है नेचुरल एक प्रोसेस है, जो धरती के अंदर बहुत अनलिमिटेड अमाउंट में एनर्जी है। और वो एनर्जी क्या होती है कि वो धरती के अंदर ही जो क्रैक्स हैं, फिसर्स हैं, उनके ज़रिए धरती की सतह पर आती है और धरती की सतह पर जो तरंगे आती हैं, उसी को भूकंप कहा जाता है। तो ये अनवरत, ये हर ऐसा नहीं होता है कि किसी एक दिन भूकंप आया और उसके बाद जो अगले नेक्स्ट दिन नहीं आएगा। करीब-करीब पूरे 1 दिन में पूरे वैश्विक स्तर पर 17,000 भूकंप हर रोज़ रजिस्टर होते हैं जो है, 17,000। लेकिन उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो चूँकि ओशन के नीचे होता है या सी के नीचे होता है, गहराई बहुत ज़्यादा होती है, तो धरती की सतह पर वो आ नहीं पाते, तो वो महसूस नहीं हो पाता। लेकिन इस तरह के जो भूकंप आते हैं ये अ, मतलब महीने में, साल भर में कभी भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली की बात करें, तो यहाँ इस भूकंप की बात करें, तो इंटेंसिटी 4 थी रिक्टर स्केल पर जो कि बहुत ज़्यादा नहीं लगती। लेकिन ये कि आप ये कहेंगे कि जब 4 की इंटेंसिटी थी और ज़्यादा नहीं है, तो फिर इतनी गड़गड़ाहट क्यों हुई और अजीब तरह का अच्छा, साउंड किया? एक सवाल इसके साथ आप ये भी इसका भी जवाब दीजिएगा, जो दिल्ली का धौलाकुआँ पॉइंट आज बताया है एपिसेंटर अगर भूकंप की बात करेंगे, तो क्या इससे पहले भी उस जगह पे कोई भूकंप आया है? और या फिर वहाँ भूकंप आने की वजह क्या हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। 2015 में एक भूकंप 3.3 इंटेंसिटी का वो धौलाकुआँ इलाके में आया था, वहाँ पे उसका एपिसेंटर था, केंद्र था। और ऐसा है कि वहाँ पे एक झील है।
तो झील की वजह से कहा जाता है कि जहाँ पे नमी वाला एरिया होता है, वहाँ पे इस तरह की जो घटनाएँ हो सकती हैं कि भूकंप जो वहाँ पे स्ट्राइक करे, इसकी संभावना है। तो ये पहला नहीं है, धौला कुआँ में मतलब 2015 में भी एक भूकंप ने दस्तक दी थी, लेकिन चूँकि उसकी इंटेंसिटी 3.3 थी, गहराई बहुत ज़्यादा थी, तो वो पता नहीं चल पाया। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है कि वो 3.3 की जगह पे 4 है, और उससे भी बड़ी बात है कि जो डेप्थ है, वो मतलब सरफेस के नीचे 5 किलोमीटर की गहराई है। यही अगर मान लीजिए गहराई 10 किलोमीटर नीचे होती, तो भूकंप का हमको एहसास नहीं होता, बहुत हल्का-फुल्का ट्रेमर हम फ़ील करते। लेकिन 5 किलोमीटर पे के डेप्थ में 4 इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कोई किसी तरह की कैज़ुअलिटी नहीं हुई है। तो और दिल्ली जो है वो ज़ोन 4 में है, सिस्मिक ज़ोन जो ग्रेडेशन किया गया है पूरे देश का, तो उसमें दिल्ली और एनसीआर के इलाके वो ज़ोन 4 में आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, यानी कि खतरा बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर से जो आप धौला कुआँ का इलाका है, वो उस पर रिस्क हाई रिस्क फैक्टर में है। फिर अगर आप थोड़ा और आगे जाइए तो नांगलोई, नजफ़गढ़, फिर आपका रोहिणी, उत्तम नगर, ये वाले जो इलाके हैं काफ़ी प्रोन हैं। इसी तरीके से आप दिल्ली के पूर्वी हिस्से में अगर आइए, तो पूरा यमुना के लगा हुआ जो पूरा बेल्ट है आपका करावल नगर से लेकर के ये पूरा आपका ग्रेटर नोएडा होते हुए ये पूरा का पूरा इलाका चूंकि यमुना के करीब है, तो वो इलाका भी भूकंप भूकंप के मामले में संवेदनशील है बहुत ज्यादा। दिल्ली में थोड़ा बहुत सेफ एरिया जो है वो आपका जो सदर्न दिल्ली है, खासतौर से जो कुतुब मीनार वाला इलाका है, वो थोड़ा सा जो है वहाँ पे रिस्क फैक्टर कम है। इसी तरीके से नॉर्थ दिल्ली का जो इलाका है, विधानसभा का इलाका है पूरा, उसके बाद आपका मुखर्जी नगर हो गया, मॉडल टाउन हो गया, फिर और थोड़ा आगे बढ़िए तो आदर्श नगर हो गया। तो ये सब इलाके संवेदनशील हैं। कहने का अर्थ है कि भूकंप की जो दस्तक होती है उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि प्लेट्स का मूवमेंट होता है। यहाँ पे एक और अच्छी बात मैं बताऊं जो है कि भूकंप बेसिकली 3 वजहों से आते हैं। क्या होता है कि पूरे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। इन प्लेट्स के ऊपर पूरा जो विश्व है, सारे महाद्वीप उस पे स्थिर हैं। उसी पे पानी का भी इलाका है, उसी पे लैंड मास है। अब होता क्या है कि टेक्टोनिक प्लेट्स में लगातार मूवमेंट हो रही है, और यह मूवमेंट 3 तरीके की होती है। एक होता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मूवमेंट को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे 2 प्लेट है, उसमें से एक प्लेट भारी है और एक प्लेट हल्की है। तो भारी प्लेट क्या करती है कि वो हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है। जब उसके नीचे चली जाती है तो उसकी वजह से एनर्जी जो जनरेट होती है वो फिर फिसर के जरिए या क्रैक्स के जरिए अर्थ के सरफेस पे आती है। तो पहला तो एक ही है। दूसरा है डाइवर्जेंट। उसमें क्या होती है कि प्लेट्स जो है वो ऐसे दूर जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो जो गैप्स होता है, उस गैप्स चूंकि दूर जाने की वजह से गैप्स क्रिएट होता है, और धरती के अंदर की जो एनर्जी होती है फिर वो ऊपर की तरफ आती है। तो आपका वो डाइवर्जेंट प्लेट की मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आ जाता है। तीसरा है ट्रांसफॉर्म। दो प्लेट्स ऐसे आपस में मूव करती हैं, तो आपस में जब मूव करती है तो उनके फ्रिक्शन से जो एनर्जी जनरेट होती है, वो एनर्जी फिर फिसर और क्रैक्स के माध्यम से ऊपर आती है। अब आप सोचेंगे कि दिल्ली दिल्ली में ऐसा क्यों हो गया? तो दिल्ली में इसलिए हो गया कि वो इंटर प्लेट मूवमेंट होता है, ये इंट्रा प्लेट मूवमेंट है। इंटर में दो प्लेट्स हो गई, इंट्रा में एक ही प्लेट है, और एक ही प्लेट के अंदर बहुत सारे क्रैक्स हैं, और वो मूव कर रही है। क्योंकि धरती के नीचे आप देखेंगे, और आपने पढ़ा भी होगा साइंस में भी, ज्योग्राफी में भी, कि मैरियाना ट्रेंच 11 किलोमीटर उसकी डेप्थ, पैसिफिक ओशन में मैरियाना ट्रेंच की डेप्थ 11 किलोमीटर है। और अर्थ के सरफेस से जो माउंट एवरेस्ट है वो 8,848 मीटर है, मतलब करीब करीब आपका 9 किलोमीटर। अगर पूरे माउंट एवरेस्ट को आप मैरियाना ट्रेंच में लेके जाएं तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और वर्ल्ड में जो पहली जो माइनिंग, गोल्ड माइनिंग है, वो 5 किलोमीटर के डेप्थ पे जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, वहां पे उसकी माइनिंग हुई है। तो कहने का अर्थ है कि धरती के अंदर के 5 किलोमीटर के बारे में, डेप्थ में कुछ हमको आइडिया है, मतलब साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट जो है उनको आइडिया है कि क्या हो रहा है, लेकिन आप 5 किलोमीटर के नीचे अभी भी क्लियर नहीं है, साइंटिस्ट भी अभी क्लियर नहीं कर पाए हैं कि किस तरीके का मूवमेंट एग्जैक्टली हो रहा है। लेकिन वो इस बात पर सहमत है कि धरती के अंदर बहुत सारे मेंटल प्लूमाज है, वोल्केनिक एक्टिविटी है, उसकी वजह से ये एनर्जी जनरेट होती है, और धरती के ऊपर सतह पर जब आती है तो अर्थक्वेक के रूप में बदलती है। अच्छा तो ललित, कहने अब का ये तो आपका जो है जानकारी हो गई टेक्निकलिटीज़ वाली, या साइंस से जुड़ी हुई, या ज्योग्राफी से जुड़ी हुई, या जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दी। अब हम एक आम बोलचाल की भाषा में जानकारी लेना चाहेंगे आपसे, खास तौर पे इसलिए भी क्योंकि दिल्ली, और सिर्फ दिल्ली की मैं बात करूँ, एनसीआर को भी मैं छोड़ देता हूँ, तो सिर्फ दिल्ली में ही आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं यहाँ पे, जहाँ पे बगैर नक्शे के पास के ही मकान बनाए हुए हैं। छोटे मकान हैं, बड़े मकान हैं, जैसे भी हैं,
लेकिन वो लोगों ने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं। और उसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है इस भूकंप की वजह से, और क्या उसमें अगर तीव्रता ये ज़्यादा होती है, ये मान लीजिए कि इसका समय जो भूकंप है, कुछ चंद सेकंड का ही रहा है, अगर इसका समय बढ़ जाता, तो क्या इस तरीके की कॉलोनियों में, या कई बड़ी इमारतें भी हैं जो भूकंप-रोधी तकनीक से नहीं बनाई गई हैं दिल्ली में, जो पुरानी इमारत कह लीजिए। और अब भी ऐसा होता है कि नए भवन जो बनाए बनाए जा रहे होते हैं, वो कहीं न कहीं नक्शे में बोल दिया जाता है या सिर्फ़ कागज़ों में दिखा दिया जाता है कि हाँ जी, भूकंप-रोधी तकनीक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वैसा जो है असलियत में होता नहीं है। और फिर हम दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इतने सारे फ्लाईओवर भी हैं, मेट्रो भी हैं, तो क्या दुष्प्रभाव होता है इस भूकंप का अगर यही हम इसको ज़्यादा समय बढ़ा देते इसका, या तीव्रता और ज़्यादा आती? मैं सवाल ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद होगा लगभग 2002 की शायद वो घटना है, या फिर 2000 की, अ, गुजरात के कच्छ में जब जो हाँ, एकदम। भूकंप आया था, वो उसका समय भी लगभग यही था। सुबह लोग बाग नींद में थे सब, उठने की प्रक्रिया में रहे होंगे, और एक बहुत बड़ा और बहुत तेज भूकंप आया, और वहाँ पे कई कैज़ुअल्टीज़ हुई थी। मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जान गँवानी पड़ी थी, या फिर बिल्डिंग जो है डैमेज हो गई थी। तो ये सब जो है हमारे दिल्ली का जो हाल है, इस पे राजनीति तो होती है, लेकिन जो इस तरीके की नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, उससे बचाव का क्या रास्ता हो सकता है? या फिर अगर बचाव नहीं भी हो सकता है, तो कितना नुकसान दिल्ली वालों को हो सकता है इसमें? देखिए क्या है कि भूकंप जो नेचुरल एक प्रोसेस है, आप उसको रोक ही नहीं सकते। क्योंकि धरती के अंदर जितनी भी वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो फीसर के ज़रिए आती है। तो उसको तो आप रोक नहीं सकते। अब रह गई बात जो है कि आप उस चीज़ को रोक नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं? बेसिकली क्या है कि आप जो है, जो भवन निर्माण आपने बोला जो है कि भूकंप रोधी तकनीकी से नहीं बनी हुई है, या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, या जहाँ पे इस तरह का नक्शे जो है वो पास तो होते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो बेसिकली क्या है कि एनफोर्समेंट की ही बात है। कि जितने भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, या जो भी भूकंप रोधी मकान नहीं बनाए जा रहे हैं, तो उस पर तो क्या है कि एजेंसीज को उसको बहुत ही सख्ती के साथ वो इम्प्लीमेंट करना ही होगा कि बिल्डिंग्स जो बन रही हैं वो भूकंप रोधी बिल्डिंग्स बने। क्योंकि आप जब भूकंप स्ट्राइक कर जाएगा जो है, तो उसका जो असर आएगा वो सीधे सीधे बिल्डिंग्स पे आएगा। दूसरी चीज है कि हमें मतलब स्कूली शिक्षा में भी जो है बड़े पैमाने पे इसको शामिल भी करना चाहिए। शामिल है, लेकिन ये कि वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, कि वो ये बताएं जो है कि अगर भूकंप आ जाता है तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए उससे बचाव के लिए। तो निश्चित तौर पे क्या है कि ये दो बचाव ही, भूकंप का जो सबसे बड़ा बचाव वो उपाय ही है कि आप उन उपायों को करिए जिसके जरिए वो मिनिमाइज जो कैजुअलिटीज हैं उसको मिनिमाइज किया जा सके। खास तौर पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि भूकंप दिन में उजाले में अगर भूकंप दस्तक देता है, तो फिर आदमी को बाहर निकलने का एक रास्ता भी होता है, माध्यम भी होता है, वो बाहर जा सकता है। लेकिन फर्ज करिए कि भूकंप जो स्ट्राइक करे वो रात में करे जब लोग सो रहे हैं, या तड़के करे जब लोग अभी उठने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब उठने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी बहुत सारा आदमी का दिमाग ब्लैंक होता है जो है। वो खाली ये लगता है कि वो बिस्तर से उठा है और उसके बाद उसको ब्रश करना है, या मतलब वो क्या करना है वो तुरंत समझ नहीं पाता। और जब इस तरह की घटना घट जाती है तो फिर वो एकदम बदहवास हो जाता है। समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। तो अल्टीमेटली कि हमें उपाय ही है। आप भूकंप को रोक नहीं सकते, वो नेचुरल तरीके से अपना वो नहीं, ये दस्तक तो दे। आपने ये बात तो सही कही कि भई जो नेचुरल चीज़ है, उसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन बात हो रही है यहाँ पे अनऑथराइज़्ड कॉलोनीज़ की, और ज़ाहिर-सी बात है जब हम अनऑथराइज़्ड की बात करते हैं, तो फिर वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो इल्लीगल भी हो जाती है। इन सबको किस तरीके से सबक लेना चाहिए? और जबकि आपने खुद बताया कि जो दिल्ली है वो 4 ज़ोन में आती है, तो यानी कि संवेदनशील है दिल्ली भूकंप के मामले में। अगर कभी खुदा ना ख़ास्ता कोई बड़ा भूकंप आ जाए, तो यहाँ पे भी बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। तो एकदम हम आप इल्लीगल कंस्ट्रक्शन वग़ैरह इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या नहीं आप सरकार को करना चाहिए कम से कम? अगर लोग तो नहीं आप मानेंगे, तो सरकार को कैसे इस पे रोकथाम लगानी चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप आज के ही भूकंप को देखिए जो है, कि वो इंटेंसिटी 4 है, डेप्थ 5 किलोमीटर है, और 5 से 6 सेकंड। आप फर्ज करिए कि अगर यही इसी इंटेंसिटी का अगर जो टाइम ड्यूरेशन है वो करीब करीब अगर 15 सेकंड का होता, या 20 सेकंड का होता जो है, तो फिर आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना नुकसान हो जाता।
रही बात जो कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की, तो एक चीज तो देखिए यहाँ क्या पर है एक कि चीज और, अगर ये 4 की जगह 5 या फिर 6 भी होता तो तब तो शायद मेजर ज्यादा नुकसान हो मेजर सकता। आप मतलब अंदाजा अगर 6 फर्ज करिए कि 5 या 6 हो जाता, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे नुकसान जो है होता। मतलब एक दिन पहले हम हादसे की खबर को कवर कर रहे थे, और उसके बाद शायद आपको जो है फिर इस तरह की खबरों को कवर करने के लिए ग्राउंड जीरो पे जाना पड़ जाता, और शायद आपको बताने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाती जो है कि मतलब नुकसान किस स्तर पर हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि लोगों को भी बहुत जागरूक हो रहने की जरूरत है। अल्टीमेटली मान लीजिए कि किसी तरह का नुकसान होता है, अगर मैं अपना घर ही बना रहा हूँ और घर बनाने में जो एहतियाती इस चीज को ध्यान में नहीं रख रहा हूँ, कुछ पैसा बचाने के लिए या किसी भी तरीके से, या पैसे की कमी है या कोई, लेकिन अल्टीमेटली आप अगर 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनाते हैं, 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनाते हैं, और उस पर ये बुनियादी चीज को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो अल्टीमेटली नुकसान तो आपका होना है। दूसरी चीज है कि एजेंसीज के साथ ये चीज देखा गया है कि कागजों पर सारी व्यवस्था है कि हम भूकंप रोधी मकान को जो बढ़ावा दे रहे हैं, और उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली एनफोर्स भी कर रहे हैं कि लोग जो है वो भूकंप रोधी मकान ही बनाएं। लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, अब अनऑथराइज्ड कॉलोनी की अगर आप बात करिए, तो इसका एक ह्यूमन एंगल ये भी है कि जो व्यक्ति दिन भर में 200 रुपए कमाता है या 250 रुपए कमाता है, महीने का 6-6.5 हजार रुपए कमाता है, और उसके फैमिली में 4 से 5 लोग हैं, तो एक तो पहले है कि वो 6,500 रुपया में उसका गुजारा करना मुश्किल है। वो कहीं से व्यवस्था करके जब अपना वो घर बनाता है, तो ये कहा जाता है कि बिल्डिंग को अगर आपको अर्थक्वेक रजिस्ट करने वाला बनाना है, तो जितनी कॉस्ट अगर आपकी आती है, तो उसका 3% करीब करीब आपको इस तरह की व्यवस्था बुनियाद बनाने में लग जाती है, ताकि वो भूकंप को जो है वो झेल सके। अब फर्ज करिए कि अगर मान लीजिए कि मकान जो आप 10 लाख रुपए की कीमत की बना रहे हैं, तो उसका 3% आप निकाल लीजिए। अब वो 3% अगर निकालेंगे तो करीब 30,000 रुपए हो गए। अब 30,000 में स्थिति ये है कि अल्टीमेटली जो कहीं से व्यक्ति जुगाड़ करके 10 लाख की व्यवस्था किया है, अब उसके लिए 30,000 व्यवस्था करना मुश्किल है, तो वो सोचता है, कंप्रोमाइज कर जाता है कि चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, वो सारे सबका मकान तो ऐसा ही बना है। तो यहाँ पे दो चीज है कि एक तो हम जब मकान, कोई भी व्यक्ति जब मकान बनाता है, तो वो ध्यान जरूर रखे कि उसको भूकंप रोधी ही बनाना है, और जो एनफोर्समेंट एजेंसी है उनकी जिम्मेदारी तो ज्यादा है कि वो उनकी जवाबदेही भी है कि वो इस बात को इंश्योर करें कि कोई भी भूकंप रोधी, भूकंप रजिस्ट मकान ही बनाएगा। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको हम पनिश करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली में इतनी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, चाहे आप एनसीआर का पूरा इलाका देख लीजिए, कि वहां पे प्रैक्टिकल सेंस में अथॉरिटीज जो होती हैं वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती हैं, तो एक बहुत बड़े खतरे को हम दावत दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें ललित, तो आज अगर हम बात करें जो आज का भूकंप रहा, तो इसमें आप ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो है अपने ट्विटर हैंडल पे कुशल-क्षेम पूछी लोगों से। हाँ। इसकी शायद एक वजह ये भी है कि शायद उनके भी, जैसे अभी हमने गुजरात भूकंप की चर्चा की थी, हो सकता है कि उनके भी दिमाग में वही चीज़ याद आई हो, क्योंकि समय लगभग वही था, सुबह सुबह का समय था। और मोदी जी हालाँकि उस समय पे वहाँ के मुख्यमंत्री तो नहीं थे, लेकिन वो महासचिव थे, और उसके कुछ समय बाद ही मोदी जी को जो है गुजरात राज्य की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। और उन्होंने उस तरीके से वहाँ पे काफ़ी रिफ़ॉर्म भी कराया भुज के इलाके में, क्योंकि वहाँ सोचिए कि लगभग 20,000 का आंकड़ा ऐसा बताया जाता है कि लोगों की मौत हुई थी। बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे। तो हम बस यही कल्पना कर रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी, मतलब वहाँ तो रिक्टर स्केल बताया जा रहा है कि 7 रिक्टर स्केल था। अगर यहाँ पे आपने जैसे बताया कि 5 भी होता या 6 भी होता और कुछ देर समय और बढ़ जाता, तो शायद और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन हम दिल्ली की बात करेंगे, जैसे आपने बताया कि 3% या 4% नींव में खर्चा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, ज़ाहिर तौर पे वहाँ पे आर्थिक तौर पे जो कमज़ोर लोग हैं, वो बड़ी मुश्किल से जो है अपना घर बना पा रहे हैं, या फिर आज के टाइम में बिल्डर लॉबी इतनी हावी है कि वहाँ पे भी फ्लोर सिस्टम में घर बेचा जा रहा है। जो दिखने में तो सुंदर होता है घर, लेकिन उसके अंदर मटेरियल क्या है ये नहीं पता है, और वो सारा जो है सरकारी एजेंसीज के साथ साठ-गांठ करके ये सारा इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो सवाल यही है कि क्या अ, ऐसी परिस्थिति में जब दिल्ली बहुत ज़्यादा संवेदनशील भी है भूकंप के लहजे में, तो सरकार को ही इसमें खुद सख्ती भी करनी पड़ेगी, वोट बैंक को ध्यान से दूर रखना पड़ेगा अगर लोगों की जान बचानी है, क्योंकि अगर कोई बड़ा भूकंप आता है तो फिर
शायद यहाँ पे जो नुकसान होगा उसका अनुमान लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस सवाल का जवाब बेहद साफ है कि अगर मान लीजिए कोई कैजुअलिटीज होती है और कैजुअलिटीज के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन मिलता है। अब वो जैसे कंपनसेशन आपने जैसे एक और आपने खुद ही कहा कि जो यमुना किनारे बसी जो कॉलोनीज़ हैं, आप अगर यहाँ पूर्वी दिल्ली की बात करेंगे, जैसे लक्ष्मी नगर हो गया या पांडव नगर हो गया, या इस तरफ आप यहाँ खजूरी की तरफ आ जाएँ, या यहाँ पे ये जितनी भी कॉलोनीज़ हैं, या हम यमुना के उस पार ही सही, लेकिन बिल्कुल यमुना के किनारे जो मदनपुर खादर का इलाका है या फिर जामिया का कुछ इलाका है, वहाँ पर आप देखेंगे शाहीन बाग का जो इलाका है, वो सब यमुना के बहुत नज़दीक में है। और अधिकतर ये सारे जो इलाके हैं, यहाँ पे इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, इल्लीगल, पहले इल्लीगल कॉलोनी बोला जाता था, आज के टाइम में उनको अनऑथराइज़ या फिर वो रेगुलराइज़ कर दी गई हैं सरकार के द्वारा, क्योंकि सीधे-सीधे हम इसमें वोट बैंक में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग जो रह रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपनी जान को जोखिम में डाल के खुद जो है रह रहे हैं। अगर इस तरीके का कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो फिर किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। उसको लेकर क्या उपाय हो सकता है? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि खासतौर से अनऑथराइज्ड जो कॉलोनीज हैं या जे क्लस्टर्स हैं, स्लम्स हैं, या उसके इतर भी, जैसा आपने बात किया, ये बात सच है कि कागजों पर व्यवस्था तो है कि भाई आपको भूकंप रोधी मकान बनाना है। अगर बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो आपको भूकंप रोधी होना ही चाहिए, और बिल्डर्स जो दावा करते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि कहीं न कहीं वो क्वालिटी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात में कि अगर मान लीजिए करोड़ों का प्रोजेक्ट है और उसका 3% भी आप लाइए, तो वो 3% करोड़ में ही जाएगा। अब उनको ये लगता है कि करोड़ों का प्रोजेक्ट है और 3% करोड़ में जाएगा तो ठीक है, थोड़ा-सा हल्का भी चले तो कोई बात नहीं है। वैसे पूरे दिल्ली एनसीआर में बिल्डर्स ये क्लेम करते हैं कि वो मतलब 7.5 मतलब मैक्सिमम 8 तक की अगर इंटेंसिटी का अर्थक्वेक स्ट्राइक करता है, तो हमारी बिल्डिंग रजिस्ट करेगी। लेकिन सवाल नहीं ये देखिए, नहीं है, सवाल ये बिल्डर्स का दावा मैं आपको अगर बोलूँ तो आप इसको ख़ैर सिरे से नकार इस दे सकते हैं। कई हादसे ऐसे हो चुके हैं, आप भी देखिए कि अभी मतलब हर 2-3 महीने में एक घटना दिल्ली से ही ऐसी आ जाती है कि भई वहाँ इमारत बन रही थी और वो ढह गई, फलाँ जगह पे इतने लोग मर गए इमारत ढहने की वजह से। या लक्ष्मीनगर का ही आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, ललिता पार्क में आज से मतलब लगभग 10-12 साल पहले की एक घटना है। एक बड़ा मकान था जिसमें रेंट पे लोग रहते थे, वो मकान जो है ढह गया था और लगभग 60 लोग जो है उसमें मरे थे। आप ये सोचिए कि जब बगैर भूकंप के ही, क्योंकि बिल्डिंग का मटेरियल अच्छा नहीं होता है या फिर बिल्डिंग पुरानी है, जर्जर है, इस तरीके के बिल्डिंगों में लोग रह रहे हैं और ऐसे में अगर कोई ऐसी आपदा आ जाती है, तो फिर उसका क्या होगा? क्योंकि इसका एक बड़ी वजह भी दिल्ली में ये है कि दिल्ली के अंदर जो एमसीडी है, उस पे हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, गंभीर आरोप लगते रहते हैं, क्योंकि भवनों से जुड़ा हुआ या फिर जो सिविक एजेंसी एक तरीके से दिल्ली की सबसे बड़ी वही है, उसी के ऊपर ये ज़िम्मेदारी होती है कि कहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कैसे है, अगर कोई गलत है तो उस पे कार्रवाई की जाए। लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है करप्शन का कि अगर आपने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करना है तो या बिल्डर ही होते हैं। आप देखेंगे कई एंटी करप्शन में भी शिकायतें जाती हैं जिसके बाद कार्रवाई होती है। पर लेंटर के हिसाब से दिल्ली में पैसा दिया जाता है, चाहे फिर वो एमसीडी हो या फिर पुलिस हो। और आप ये देखें कि एनजीटी ने बोरिंग को लेकर रोक लगाई हुई है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे दिल्ली में तमाम जगह पे बोरिंग हो रही है, समरसीबल डाले जा रहे हैं। खुद जो उसका सिस्टम इतना अच्छा है करप्शन का कि जहाँ से दुकान से आप बोरिंग का सामान ले जाएँगे, सामान आपके घर पे पहुँचते ही थोड़ी देर में जैसे लेबर काम शुरू करती है, पीछे-पीछे पुलिस वाले आ जाते हैं। और इसकी शिकायत ऐसी नहीं है पुलिस महकमे को नहीं है। तमाम पुलिस के डिस्ट्रिक्ट में जो डीसीपीज़ ऑफिस हैं, वहाँ पे ऐसी शिकायतें आती हैं, विजिलेंस के पास आती है। जहाँ कुछ हद से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर कमिश्नर तक भी जाती है, फिर एंटी करप्शन ब्रांच के पास भी शिकायतें जाती हैं। कई बार ऐसे में कार्रवाई भी हुई है। लेकिन यहाँ पे जो करप्शन होता है, क्योंकि लोगों का सीधा फ़ायदा होता है, तो इसमें लोग बचते हैं शिकायत करने से, क्योंकि अपना डेली की लाइफ़ उनको जीनी है। लेकिन ऐसी अगर परिस्थिति आएगी, तब जब लोगों का जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा, उसका क्या इलाज है? क्योंकि कहीं तो सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी और बगैर सख्ती के ये सब रुकेगा नहीं। और दिल्ली जो पहले ही ज़ोन 4 में है, एक तरीके से तो वो ताश के पत्तों की इमारत की तरह बन जाएगी, जो हल्का-सा भी कुछ हुआ, तो इस इतनी बुरी तरीके से ढहेगा कि फिर उसका
उभर पाना या फिर उसको दोबारा से बना पाना बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी और लोगों की जान मैं के तो आप अंदाजा लगा ही नहीं इसी सकते कितने खतरे मैं में इसीलिए पड़ेगी। कह रहा हूँ जो है कि है क्या कि बेसिकली कि हर लेवल पे जो करप्शन, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप या हम घर बनाने जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना है जो हमारे मतलब जेब, मेरा जेब अलाउ नहीं कर रहा, आपका जेब अलाउ नहीं कर रहा है, तो और कोई एजेंसी है जो आपको मतलब सुपरवाइज कर रही है, देख रही है, तो ये लगता है कि ठीक है अगर कुछ पैसा हम उधर कर जाएं, उधर दे दें जो है तो शायद बात बन जाए। तो एक इस तरह की भी जो है मेंटेलिटी काम करती है, लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि जिनके पास बुनियादी तौर पे पैसों की कमी होती है, आर्थिक कठिनाई होती है, वो किसी तरीके से एक आशियाना अपना बनाना चाहते हैं, तो उनको ये लगता है कि कुछ व्यवस्था बन जाए और उसको उस व्यवस्था के तहत उनका काम हो जाए तो अच्छा है, तो इस तरह की चीजें करते हैं। अब एजेंसीज को भी पता है कि एक व्यक्ति जिसको मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का घर बनाना है और उसमें टोटल अगर भूकंप रोधी करनी है तो उसमें 11 लाख रुपए का खर्चा आता है, लेकिन वो 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे नहीं कर सकता। अब वो पता चलता है कि वहां पे जाके वो पहुंच जाते हैं और उसको हैरेस करते हैं, परेशान करते हैं, तो उससे बचने के लिए तो ये करप्शन का एक जो साइकिल है यहाँ से शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एजेंसीज जो है, जो एजेंसीज को जो डील करते हैं, जो उसके लीडिंग लोग हैं, बड़े उच्च स्तर पे बैठे हुए लोग हैं, कि अगर वो एक अच्छे एग्जाम्पल सेट करते हैं और उनकी तरफ से जीरो टॉलरेंस अगर होता है कि भाई किसी भी तरीके से इस तरह की चीज, देखिए गवर्नमेंट जब किसी चीज को चाहती है तो उसको वो कर ही जाती है। फिर उसमें आप देखिए कि जैसे महाकुंभ वाला हादसा जब हुआ और महाकुंभ के हादसे के बाद फिर ट्रैफिक का इशू आपने देखा होगा कि 25-25 किलोमीटर लंबा जाम है और चीफ मिनिस्टर योगी जो है मीटिंग लेते हैं और मीटिंग लेने के पता चलता है कि 5 घंटे के बाद जो जाम खुलना शुरू हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जो है कि 25 किलोमीटर लंबा जाम जो 2 दिन तक है और चीफ मिनिस्टर अपना मीटिंग लेते हैं, उसके बाद 5 घंटे के अंदर जो जाम खुलना शुरू हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि जो बड़े स्तर पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है कि वो इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का माहौल क्रिएट करें कि उनके अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी इस तरह की मतलब ज़रूरत ना कर सकें कि वो किसी से 2 पैसे, 4 पैसे की डिमांड कर सकें। तो जब इस तरह की व्यवस्था जब बनेगी तभी जाकर के इसमें सुधार संभव है, अन्यथा घटनाएँ ऐसे होती रहेंगी, चाहे भूकंप आए, चाहे भूकंप नहीं आए, चाहे बिल्डिंग अपने आप ही गिर जाए। तो इस तरह की खबरों से हम सब लोग, आप लोग सब 2-4 होते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद ललित जी। आज हम अपनी इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं और हम ये प्रयास करेंगे कि दिल्ली में जो इस तरह की अनऑथराइज़्ड कॉलोनीज़ हैं या फिर जहाँ पर एक खतरा एक जो है अंदेशा इस बात का लगा रहता है कि भई अगर बहुत बड़ी तीव्रता में भूकंप आता है, तो इन इलाकों में सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वहाँ का हम हाल अपनी वीडियो रिपोर्ट्स के माध्यम से दिखाएँगे और ये भी दिखाएँगे कि वहाँ पे किस तरीके से लोग रह रहे हैं या क्या कंस्ट्रक्शन चल रही है और कोई विशेषज्ञ भी अगर हम संपर्क कर पाएँ उनसे, उनकी राय भी ले पाएँ कि भई इसका क्या उपचार हो सकता है? कैसे इल्लीगल जो कॉलोनीज़ हैं या इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है, उसको किस तरीके से प्रभावी तौर पर रोका जा सकता है, इस पर भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू।